हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर लेते हैं BFUHS का पेपर। BFUHS का पेपर ये जो 30 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम हुआ था, इसके पेपर से कुछ क्वेश्चंस मेरे को मिले। सभी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स नोसेट 2021 में पूछे जा सकते हैं। वैसे जो पेपर BFUHS का बना था वो एम्स बेस का ही पेपर था, बिल्कुल एज इट इज जैसा एम्स के अंदर होता है वैसा ही BFUHS के अंदर भी पेपर हुआ है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं जो क्वेश्चंस मेरे को मिले उतने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, उनके आंसर भी मैं बता रहा हूँ। कंप्लीट जो क्वेश्चन नहीं मिला है उनका आंसर मैंने आपको कंप्लीट दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे वो देख लीजिए। 3 क्वेश्चन मेरे को मिले हैं कि ये जो 3 क्वेश्चन है वो इमेज बेस्ड पूछे गए थे, बाकी अप्लाइड क्वेश्चन बहुत थे। और जो एम्स का पैटर्न होता है सेम एज इट इज वैसा ही पैटर्न BFUHS के पेपर में भी पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इमेज है वो है VSD इमेज। किसकी है? VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। आप इमेज को अच्छे से देख लीजिए, ये फ्यूचर में पूछी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जो इमेज दिखाई गई थी और पूछा गया था कि ये कौन सी डिजीज कंडीशन को फाइंडिंग कर रही है, आपको आंसर करना था वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट देखिए V6 लीड डायग्राम। जी हाँ, V6 जो लीड है आप देख पा रहे होंगे V6, ये लीड कहाँ पर लगाई जाती है आपको पूछा गया था। ECG जब ली जाती है तो V6 लीड की लोकेशन कहाँ पे होती है, आपको आंसर करना था मिड एक्सिलरी लाइन। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो V1 V2 V3 और V4 है वो कहाँ पर है, आप उनके लोकेशन देखिए। ऊपर ऊपर जाइए, वहाँ पे लिखा हुआ है मिड क्लेविकल लाइन। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मिड क्लेविकल लाइन। अगर आपको पूछा जाए V1 to V4 लीड कहाँ पे लगाई जाती है तो आपको आंसर करना है मिड क्लेविकल लाइन। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर में पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछा जाए V5 लीड कहाँ पे लगाई जाती है तो फिर आपको आंसर करना है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। बट BFUHS में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था V6 लीड का, तो आपको आंसर करना था मिड एक्सिलरी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉर्ड कटिंग सीजर, ये भी पूछा गया था। कॉर्ड कटिंग सीजर आपको दिखाई गई थी, हो सकता है इसका यूज़ आपको पूछा गया हो। तो इसका यूज़ क्या किया जाता है, जो इसका यूज़ होता है वो क्या होता है, जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है उसको कट करना। तो ये कॉर्ड कटिंग सीजर भी आपको दिखाई गई थी और आपको इसका यूज़ पूछा गया था। हो सकता है मेरे को कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिला है, हो सकता है आपको इमेज देके आपको फाइंडिंग करना हो, यानी कि आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर करना हो कॉर्ड कटिंग सीजर ऑप्शन में दिया गया होगा। तो फ्रेंड्स, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है ये फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था मैकेनिज्म ऑफ लेबर। मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जो लेबर की मैकेनिज्म होती है उसको आपको सीक्वेंस में चूज करना था। आंसर देखिए, इंगेजमेंट, देन डिसेंट, देन फ्लक्शन, देन इंटरनल रोटेशन, देन क्राउनिंग, देन एक्सटेंशन, देन रेस्टिट्यूशन, देन एक्सपल्सन ऑफ ट्रंक। तो फ्रेंड्स, ये जो सीक्वेंस है लेबर, जो लेबर की मैकेनिज्म होती है उसकी जो सीक्वेंस है ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ड्रग कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं मिल पाया। इंसुलिन से कोई क्वेश्चन था, ड्रग कैलकुलेट उसमें करनी थी, तो ये क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर नहीं बता सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ PPH। जो पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है उसका मोस्ट कॉमन आपको रिस्क फैक्टर पूछा गया था। इसके भी ऑप्शन वगैरह नहीं मिले, डायरेक्ट मैं ही अपनी तरफ से आंसर्स बता रहा हूँ। जो पोस्ट पार्टम हेमरेज होती है उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। आंसर देखिए, रिटेंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्रिटा, लेसिरेशंस, ये कुछ रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्पेरिडोन, साइड इफेक्ट, एंटीसाइकोटिक ड्रग है रेस्पेरिडोन, तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो आपसे पूछा गया था। और फ्रेंड्स, आपने पढ़ा भी होगा जो एंटीसाइकोटिक होती है उनसे जो साइड इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है, EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। तो फ्रेंड्स, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा बहुत सारे, डिस्टोनिया, स्यूडो पार्किंसोनिज्म, ट्रेमर्स, एक्थेजिया, बहुत सारे उसके अंदर आपने पढ़े होंगे। और अगर आपने नहीं पढ़े तो आप पढ़ लेना, क्योंकि फ्यूचर में
क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मैंने इनके साइड इफेक्ट लिखे हैं, देखिए क्या क्या है। एक्स्थीसिया, डिस्टोनिया, ट्रीमर्स, पार्किंसोनिज्म, ये किसके साइड इफेक्ट है? रेस्पेरिडोन के। अब आपको क्या ऑप्शन दिया गया था ये मेरे को पता नहीं है, बट फ्यूचर में अगर आपको पूछा जाए तो इन्हीं में से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गोल ऑफ पर्स्ड लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इन COPD इज टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ये GMCH 2016 में पूछा गया है। क्या पूछा गया था GMCH में? पर्स्ड लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो किस में यूज ली जाती है? COPD के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कौन सी एक्सरसाइज COPD के पेशेंट में यूज ली जाती है। तो आपको आंसर करना है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। अगर आपको पूछा जाए जो पर्स्ड लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज COPD के पेशेंट को दी जाती है उसका क्या गोल है, तो फिर आपको आंसर करना है रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर। जो भी हवा रुकी हुई होती है उसके अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए पर्स्ड लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है फर्स्ट एक्शन इन APH, एंटीपार्टम हेमरेज के अंदर नर्स सबसे पहले क्या करेगी? देखिए दो में आपको कंडीशन दे रहा हूँ, मेरे को ऑप्शन नहीं मिल पाए बट मैं आपको बता रहा हूँ दो कंडीशन। इनमें से अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं फ्यूचर में तो आपको इनमें से आंसर करना है। असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, सबसे पहले क्या करना है? पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है। इफ द पेशेंट इज शॉक्ड सी मस्ट बी रिससिटेटेड इमीडिएटली। अगर पेशेंट शॉक की कंडीशन में जा रहा है तो फिर पेशेंट को सबसे पहले क्या करना है? रिससिटेट। अगर ऑप्शन में दिया जाता है ये वर्ड तो फिर आपको आंसर करना है ये जो मैंने अभी बताया वो। अगर आपको ये ऑप्शन ना दिया जाए और दूसरा ऑप्शन दिया जाए, चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। असेस द कंडीशन ऑफ द फिटनेस, फिटनेस की कंडीशन को असेस करना है। इफ द फिटनेस इज वाइबल बट डिस्ट्रेस्ड, देखिए जो फिटनेस है वो वाइबल तो है बट क्या है? डिस्ट्रेस्ड है। एन इमरजेंसी डिलीवरी इज नीडेड, तो उस वुमन की जो भी फीमेल्स है जिसके अंदर फिटनेस आप असेस कर रहे हो और वो वाइबल है और डिस्ट्रेस्ड की कंडीशन में है तो उसकी क्या करनी है? इमरजेंसी डिलीवरी के लिए उसको तैयार करना है। तो फ्रेंड्स इनमें से आपको ऑप्शन मिलते हैं तो इन्हीं में से आपको आंसर चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियासिन। नियासिन विटामिन B3 का नाम है और नियासिन से क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? नियासिन डेफिशिएंसी कैन कॉज, जो नियासिन है उसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज कर सकती है? आपने पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर में पूछा जा सकता है। पेलेग्रा, पेलेग्रा नियासिन की डेफिशिएंसी होने वाली डिजीज कंडीशन है। फ्रेंड्स आपने ये भी पढ़ा होगा पेलेग्रा के अंदर 3D सिम्टम्स होते हैं। 3D सिम्टम्स किसके अंदर देखने को मिलते हैं? पेलेग्रा के अंदर। तो पेलेग्रा के अंदर जो 3D होते हैं वो क्या होते हैं? डायरिया, डिमेंशिया या डिप्रेशन एंड डर्मेटाइटिस। तो फ्रेंड्स ये क्या है? 3D। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिए 3D किस में देखने को मिलते हैं? पेलेग्रा के अंदर। अगर आपको पूछा जाए 3D कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं तो आपको आंसर करना है विटामिन B3। क्वेश्चन कैसे भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ABGC क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट नहीं मिल पाए बट जो भी क्वेश्चन है आपको जो भी यानी कि जो BA फ्यूचर्स के एग्जाम देखे हैं उनको तो पता है, जिनको पता नहीं है कोई बात नहीं, आप इसको ज़रूर पढ़ें क्योंकि नोट सेट में 3 क्वेश्चन ABG एनालिसिस से पूछे गए थे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल वैल्यू लिखी है और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले नॉर्मल फाइंडिंग देख लीजिए ABG की। नॉर्मल pH 7.35 टू 7.45 आप सभी को पता है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा आपका। नॉर्मल pH होती है 7.35 टू 7.45। SCO3 होता है नॉर्मल 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। PaCO2 नॉर्मल होता है 35 टू 45 mmHg। PaO2 नॉर्मल होता है 85 टू 100 mmHg। बट जो ABG एनालिसिस कि जो भी रिपोर्ट वगैरह जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपको सॉल्व करने होते हैं वो सिर्फ 3 ही वैल्यू पे डिपेंड करते हैं। नॉर्मल pH आपको पता होनी चाहिए, नॉर्मल SCO3 वैल्यू पता होनी चाहिए, नॉर्मल PaCO2 वैल्यू पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड किए जो आप सॉल्व कर सकते हो और मैंने तो सॉल्व करके ही दिए, तो आप देख लीजिए कौन कौन से। एन ABG एनालिसिस रिपोर्ट शोज pH 7.20,
CO2 is 35 mmHg and CO3 is 20 milliequivalent per liter. These findings are suggestive of. आपको एबीजी रिपोर्ट दी गई है, आपको बताना है ये जो फाइंडिंग है वो किसको सजेस्ट कर रही है। देखिए पीएच क्या है 7.20, तो सीधी सी बात है ये क्या हो गया एसिडोसिस। 7.35 टू 7.45 होती है और ये क्या है 7.20, तो 35 से बिलो है, ये क्या हो गया एसिडोसिस। अब देखिए PCO2 35 mmHg क्या है नॉर्मल। SO3 देखिए 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, और हमने अभी भी देखा था HCO3 क्या है 22 टू 28 मिलीक्यूलेंट पर लीटर क्या होता है नॉर्मल। यहाँ पे जो फाइंडिंग दी गई है वो है 20 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। तो फ्रेंड्स आपको ये मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, रोम आपने पढ़ा होगा, रोम रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। जो मेटाबॉलिक होगा वो क्या होगा इक्वल। देखिए पीएच और जो SO3 है वो क्या होंगे इक्वल। अगर पीएच घटेगी तो SO3 भी घटेगा, अगर पीएच बढ़ेगी तो SO3 भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स आप ये जरूर ध्यान रखें, रेस्पिरेटर में अपोजिट होगा, अगर पीएच घटेगी तो CO2 बढ़ेगा और अगर CO2 बढ़ेगा तो पीएच घटेगी, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या है इक्वल हो रखा है, देखिए पीएच भी घट रही है और SO3 भी घट रखा है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एबीजी दैट इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखिए 3 क्वेश्चन मैंने इसी एक ही क्वेश्चन से बनाए हैं, आपको आंसर देखना है, सिर्फ आंसर देखना है आपको। आंसर देखिए पीएच 7.46, PaCO2 30, SO3 26। तो ये किसको सजेस्ट कर रही है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को। फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। नेक्स्ट है द एबीजी दैट इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एबीजी रिपोर्ट आपको दी जाएगी और आपको पूछा जाएगा इनमें से आपको चूज करना है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की जो फाइंडिंग है वो कौन सी है। फ्रेंड्स आपको आंसर करना है पीएच 7.30, PaCO2 50 mmHg। देखिए मैंने बताया था रेस्पिरेटरी अपोजिट होता है, अगर पीएच घटेगी तो पीएच जो CO2 है PaCO2 है वो क्या होगा बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स ये जरूर ध्यान रखें मेटाबॉलिक में इक्वल होगी और जो रेस्पिरेटरी है वो क्या होगी अपोजिट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एबीजी दैट इज मोस्ट सजेस्टिव ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। देखिए जो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है उसके अंदर एबीजी रिपोर्ट क्या आएगी पीएच 7.50, PaCO2 30 mmHg। देखिए जो पीएच है वो तो बढ़ी हुई है लेकिन जो PaCO2 है वो क्या हुआ है डिक्रीज हो रखा है। तो फ्रेंड्स ये किस में देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में। तो फ्रेंड्स इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा मेरे को भी कंफर्म पता नहीं जो क्वेश्चन है वो क्या था, बट ये फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए नॉर्मल वैल्यू पीएच SO3 एंड PaCO2 का लेवल आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लैब वैल्यू। जी हाँ लैब वैल्यू से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं। नॉर्मल कुछ लैब वैल्यूज मैंने लिखी है यहाँ पे। हीमोग्लोबिन मेल के अंदर होता है 14 टू 18 ग्राम पर DL। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ नॉर्मल वैल्यूज मैंने लिखी है ये आपको याद करनी, ऐसा नहीं है मेरे को क्वेश्चन मिला था कि लैब वैल्यू से भी क्वेश्चन पूछा गया था। अब कंप्लीट क्वेश्चन मेरे को नहीं मिल पाए तो मैंने कुछ नॉर्मल लैब वैल्यूज भी आपको बताई, तो आप इनको भी याद करें। हीमोग्लोबिन मेल के अंदर होता है 14 टू 18 ग्राम पर DL, तो आप याद रखिए। फीमेल के अंदर होता है 12 टू 16 ग्राम पर DL। तो फ्रेंड्स ये तो होगी हीमोग्लोबिन की बात। अगर पूछा जाए आपको हीमेटोक्रिट, नॉर्मल हीमेटोक्रिट, तो आपको आंसर करना है 35 टू 45%। कितना करना है 35 टू 45। नेक्स्ट RBC, नॉर्मल RBC होती है 4.5 टू 5.5 मिलियन पर mm³। नेक्स्ट है WBC 4000 टू 11,000, ये इसकी क्या होती है नॉर्मल WBC। ये लैब वैल्यूज है जो नॉर्मल है। प्लेटलेट 1.5 टू 4 लाख सेल्स पर mm³। ये कुछ नॉर्मल लैब वैल्यूज है जो मैंने आपको बताई है। क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट नहीं मिल पाया था इसलिए मैंने ये जो नॉर्मल लैब वैल्यू है वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद करना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट है इंसिडेंस। इंसिडेंस की डेफिनेशन पूछी गई थी। इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस का सीधा सीधा मतलब होता है न्यू केसेज, बिल्कुल जो नए केस होते हैं, जैसे कोरोना की क्या है, न्यू केसेज है। अभी एक ही पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो भी केसेज डिफाइंड हो रहे हैं, यानी कि जो भी केसेज फाइंड आउट हो रहे हैं, वो क्या है? इंसिडेंस। अगर आपको पूछा जाए प्रिविलेंस, तो प्रिविलेंस में क्या होता है? ओल्ड केस एंड न्यू केस। जैसे जो स्वाइन फ्लू है वो पहले भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है, अगर दोनों ही केस को फाइंड आउट करें तो वो क्या है? प्रिविलेंस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन दोनों ही पूछे गए थे, इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस। क्या है इंसिडेंस? इंसिडेंस इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यू केसेज दैट अकर्स ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी न्यू केसेज होते हैं, जो भी न्यू केसेज के नंबर है, वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो भी मिलते हैं, वो क्या है? इंसिडेंस। प्रिविलेंस आगे आएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लूइड कैलकुलेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बट मेरे को क्वेश्चन नहीं मिला है। मैंने ये क्वेश्चन भी PR यादव से निकाला है और आपको समझाने के लिए बताया। देखिए क्या है क्वेश्चन। एन इन्फेंट इज रिसीविंग 5000 ml of IV fluid per 24 hours using an IV set with a drop rate of 60 drops per ml. The nurse should plan to regulate the IV rate. देखिए जो सीधा सीधा इसका मतलब है, 500 ml IV फ्लूइड 24 घंटे के अंदर आपको यूज करना है, यानी कि देना है उस पेशेंट को IV सेट के थ्रू। ड्रॉप रेट आपको दे रखी है 60 ड्रॉप्स पर ml। तो आपको सेट करना है IV सेट, जो आप कर रहे हो IV ड्रॉप फैक्टर आपको दे रखा है, आपको बताना है कितनी ड्रॉप पर मिनट आप उस पेशेंट के अंदर चलाओगे। देखिए 21 ड्रॉप्स पर मिनट, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 21 ड्रॉप्स पर मिनट। कैसे आपको करना है, कैसे आपको ये सॉल्व करना है? फॉर्मूला देखिए सबसे पहले, टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम टोटल होनी चाहिए, वो भी किस में? ml के अंदर। ओके, आपको दे रखी है टोटल वॉल्यूम 500 ml इनटू ड्रॉप फैक्टर, जो भी ड्रॉप रेट आपको दे रखी है 60, तो 500 इंटू 60, ये ऊपर की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट इसके नीचे देखिए, टोटल टाइम ऑफ इन्फ्यूजन, टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू ड्रॉप फैक्टर बाई टोटल टाइम ऑफ इन्फ्यूजन। जो टोटल टाइम ऑफ इन्फ्यूजन है वो किस में होगा? इन मिनट के अंदर। तो फ्रेंड्स आपको जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है हावर्स के अंदर, 24 हावर्स। तो फ्रेंड्स आपको 24 इंटू 60 करना है, 24 को आपको 60 से इंटू कर देना है। जो वैल्यू आती है आगे देखिए, 30,000 बाई 1440। देखिए 30,000 में आपको डिवाइड करना है 30,000 को 1440 से। तो फ्रेंड्स आप जैसे इनको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 20.83। तो देखिए इसको आप 21 भी लिख सकते हो। अगर आपके पास वैल्यू आती 20.35, तो फिर आपको आंसर में आप लिख सकते थे 20। तो फ्रेंड्स अगर आपको वैल्यू 50 से अबोव आती तो आप उसको आगे वाली संख्या में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। इसलिए मैंने बताया इसका आंसर क्या होगा, 21 ड्रॉप्स पर मिनट। तो फ्रेंड्स आप ड्रग कैलकुलेशन को भी अच्छे से देखें, क्योंकि इससे एम्स नॉर्थ सेट में भी अभी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और बार बार सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेवलेंस। ये मैं बता चुका हूँ, ओल्ड और न्यू केसेज। प्रेवलेंस क्या है? वो केसेज के नंबर जो ओल्ड और न्यू केसेज में हो। जैसे स्वाइन फ्लू पहले भी चल रहा था और आज भी चल रहा है, तो दोनों के जो केसेज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रिविलेंस। इंसिडेंस में अभी कोरोना चल रहा है तो वो क्या है? इंसिडेंस है। अभी जो भी न्यू फाइंडिंग्स हो रही है वो क्या है? इंसिडेंस। न्यू केसेज है, इसीलिए आप दोनों के अंदर डिफरेंस याद रखिए, क्योंकि बार बार कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और CHO में तो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TNAI स्टार्टेड इन। TNAI का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। TNAI का मतलब होता है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। TNAI कब स्टार्ट हुई थी? 1908 के अंदर। तो फ्रेंड्स आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए और ये कब स्टार्ट हुई थी? 1908 के अंदर। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसमें? CHO के अंदर। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए। नेक्स्ट विल्म्स ट्यूमर, कॉमन फाइंडिंग। देखिए विल्म्स ट्यूमर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मिल पाए, बट जो क्वेश्चंस मेरे को मिले उनके आंसर्स मैं आपको सभी के बता रहा हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे जो विल्म्स ट्यूमर से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मैं बता दूं, विल्म्स ट्यूमर को नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक रैपिडली डेवलपिंग ट्यूमर है जो किडनी के अंदर
होती है, किडनी के अंदर होती है और ये मोस्ट कॉमन बच्चों के अंदर देखी जाती है। जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनके अंदर ये मोस्टली देखने को मिलती है। देखिए जो विल्म्स ट्यूमर है ये क्या है, क्रोमोसोमल डिलीशन। क्या है, क्रोमोसोमल डिलीशन। स्पेशली जो क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 होता है उनकी वजह से भी ये देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए विल्म्स ट्यूमर बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है और इसको नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से भी जाना जाता है। और जो क्रोमोसोम नंबर 11 और 16 है उनमें डिलीशन की वजह से ये देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटा वायरस। रोटा वायरस से भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट नहीं मिला है बट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। रोटा वायरस इज ए जीनस ऑफ डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। पूछा जा सकता है रोटा वायरस डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। कैसा है, डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। इसकी फैमिली भी पूछी जा सकती है, रोटा वायरस की फैमिली आपको पूछी जा सकती है। अगर आपको पूछा जाए रोटा वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है तो आपको आंसर करना है रियोविरिडी। क्या करोगे आंसर, रियोविरिडी। रोटा वायरसेज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरियल डिजीज अमंग इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोटा वायरस मोस्ट कॉमन कॉज क्या करता है, डायरिया। डायरिया किसके अंदर, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस के अंदर। अगर आपको पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन इन्फेंट तो फिर आपको आंसर करना है रोटा वायरस। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए यहाँ पे, दो नहीं तीन। जो डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, रोटा वायरस क्या है, डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, रियोविरिडी। और ये क्या कॉज करता है, डायरिया। किन के अंदर, इन्फेंट एंड चिल्ड्रंस के अंदर। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूटीआई इन प्रेगनेंसी। ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर यूटीआई हो जाती है तो उसकी वजह से कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स मेरे को ऑप्शन नहीं मिले बट मैं बता देता हूँ। जो यूटीआई के कॉम्प्लिकेशन है वो देख लीजिए, फीवर, चिल्स, ए बैक एक और पेन ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो किडनी प्रेजेंट रहती है वहाँ पे पेन आपको होगा, आपको नहीं होगा, जो भी पेशेंट है उसको होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो बैक एक है वो भी देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग होगी, ब्लड इन यूरिन, हेमेचूरिया भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन किसके हैं, यूटीआई के। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, यूटीआई का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट आपको बताना है। यूटीआई का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। देखिए जो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की जाती है उसका मोस्ट कॉमन तो नहीं है बट कॉम्प्लिकेशन आपको बताना है। तो फ्रेंड्स दो कॉम्प्लिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछे जाए इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस किसके, फोर्सेप डिलीवरी के, तो आपको आंसर करना है सर्वाइकल टीयर, नर्व इंजरी, पीपीएच एंड पिपेरियल सेप्सिस। ये मैंने कुछ 4-5 जो कॉम्प्लिकेशन बताए, इनमें से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आपको पूछा जा सकता है रिमोट कॉम्प्लिकेशन, रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोर्सेप डिलीवरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो रिमोट कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोर्सेप्स डिलीवरी के वो कौन कौन से देख लीजिए, लो बैक एक, पेनफुल पेरिनियल स्कार, जेनाइटल प्रोलैप्स एंड स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो फ्रेंड दोनों ही आपको पता होने चाहिए, इनसे क्वेश्चन बार बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो फ्रेंड्स आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो BF का पेपर है वो किस टाइप का बन के अब की बार आया था। तो फ्रेंड्स ये मैंने बता दिया कि एम्स बेस का जो पेपर है वो BF का पेपर भी उसी तरह से बना था। तो फ्रेंड्स आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहे, जल्दी ही CHO की एग्ज़ाम भी आने वाली है। MPCHO ने एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी है और जो राजस्थान CHO है उसकी भी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर जल्दी होने वाली है। तो फ्रेंड्स आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहे, फिर मिलेंगे एक नए मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो वेरी मच।